नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 19 बहादुर बेटा। तो चलिए इसे मज़ेदार तरीके से समझते हैं। हम इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप अपनी पुस्तक में पढ़कर समझ सकते हैं। हम सीधा ही इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास में बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। हाहाकार, रोने या चिल्लाने की आवाज़ें। वॉलंटियर, अपनी इच्छा से सेवा कार्य के लिए समर्पित। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। ध्यानस्थ यानी ध्यान करना। रेड क्रॉस, पीड़ित मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वेज यानी पहचान पत्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए, संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई? उत्तर होगा, संदीप और कुलदीप को घर आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि वे दोनों बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता में जुटे हुए थे। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या क्या हानि होती है? तो उत्तर होगा, नदियों में बाढ़ आ जाने से गांव के गांव बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, जानवरों की तो गिनती ही नहीं, फसल भी बह जाती है, कई प्रकार के रोग फैल जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं? तो उत्तर होगा, रेड क्रॉस के सदस्य बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं, बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों का प्रबंधन करते हैं, उन लोगों को सही देखरेख करने में सहायता करते हैं। अगला देखेंगे, संदीप पानी में कैसे बह गया? तो उत्तर होगा, संदीप बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। इस बचाव कार्य में व्यस्त संदीप की नाव एकदम उलट गई, तभी पानी का बहाव भी तेज हो गया। इस तरह संदीप पानी में बह गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, यानी बड़े लिखने हैं। पहला है, संदीप और कुलदीप को परोपकार की सीख कैसे मिली? तो उत्तर लिखा है, संदीप और कुलदीप को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के आदेश से बाढ़ की आपदा में फंसे लोगों की सेवा के लिए अन्न, वस्त्र, दवाएं और आदि पहुंचाने का काम करने को मिला। साथ ही मधुर नामक उनकी बहन ने बताया कि उसके पिता और चाचा ने भी आज़ादी की जंग में भाग लिया। देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए। इस तरह उन्हें भी देश की सेवा करने, मानवता की रक्षा करने की सीख प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखिए, संदीप द्वारा किए गए बचाव कार्य को युवती ने किस तरह बताया? लिखिए। तो उत्तर होगा, रेड क्रॉस की सदस्य एक युवती ने बताया कि वे सभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। संदीप ने वहां सबसे बढ़ चढ़कर काम किया। उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही सैकड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा की। संदीप बहुत साहसी है। उसके साहस को देखकर सभी लोग अचंभे में पड़ गए। बिना आराम किए ही लगातार उसने लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित बचाया। वे सभी को नाव में बैठाने के बाद स्वयं नाव में चढ़ते थे, परंतु अचानक ही उनकी नाव उलट गई। संदीप को तैरना आता था, वह बराबर उन लोगों की सहायता करते रहे। पानी में बह जाने के बाद उन्हें लोगों ने बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गया। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता दे दी गई और अब वह ठीक हो जाएगा। आगे देखेंगे, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जा सकता है या दिया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहली आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाने की। उस समय उन्हें भोजन, पानी व कपड़े आदि प्राप्ति कराने की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने से पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगों की इलाज की तुरंत आवश्यकताएं होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर की सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक कार्य करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इस एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर होगा, इस एकांकी में बताया गया है
कि हमें संकट काल में सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुलदीप और संदीप दो भाई हैं। उनकी बहन मधुर और माँ भी उनके साथ ही रहती है। कुलदीप को विद्यालय में सूचना मिलती है कि बाढ़ से जनधन की हानि हुई है। वह अपने साथियों के साथ उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए धन संग्रह करने चला जाता है। उधर संदीप नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। वह अपने जान की परवाह किए बिना ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाता है। इस काम में वह स्वयं भी डूबते डूबते बच जाता है। इस एकांकी में परोपकार की भावना को रेखांकित किया गया है। मानव जाति की सेवा के लिए संस्थापित संस्था रेड क्रॉस का परिचय भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों? तो उत्तर होगा, संदीप को बहादुर बेटा कहा गया है। उसने अपने प्राण हथेली पर रखकर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन किससे कह रहा है? तो जैसे कि पहला है, हाँ माँ, वह ज़रूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश में हज़ारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ दिया था। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। मुझे भी अपने देश की सेवा करना चाहिए। तो यह किसने किससे कहा? यह मधुर ने कहा था अपनी माँ को। तो किसने कहा था? मधुर ने अपनी माँ से। ठीक है, आगे देखिए अगला, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगाए हैं। माँ, मैं चाहता हूँ, स्कूल में वॉलंटियर की ज़रूरत है। मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? यह कहा था कुलदीप ने अपनी बहन मधुर और माँ को। कुलदीप ने अपनी बहन मधुर और अपनी माँ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी तो हमें भी सेवा का अवसर दिया कीजिए। तो यह किसने किससे कहा? यह माँ का कथन रेड क्रॉस की सदस्य युवती को था। तो माँ ने रेड क्रॉस की सदस्य युवती से कहा। ठीक है, आगे देखेंगे। इस पाठ में योजक चिन्ह वाले शब्द जैसे धीरे धीरे छांट कर लिखिए। तो हमने ऊपर लिखे हैं घर घर, बचाते बचाते और धीरे धीरे। ये पाठ के अंदर आएगा योजक शब्द है, योजक चिन्ह वाले। ठीक है, अगला क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द वाले शब्द अलग अलग लिखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ तो हाईलाइट किए हैं और कुछ के नीचे मैंने लाइन बनाई हुई है, वो आपके समझने के लिए। जो अनुस्वार है, अनुस्वार के नीचे लाइन बनाई है। अनुस्वार क्या क्या होगा? गंगा, वंचित, पांडव, शांत, संहारक और संसार। बाकी अनुनासिक हो जाएंगी माँ, पाँच, हूँ, मांगने, बांध और जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के अनुसार हृदय तथा आँख, कान शब्द से मुहावरे बनाइए तथा उनके अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर है, हृदय, हृदय लगाना। हृदय लगाना यानी प्रेम करना। फिर टुक टुक होना, हृदय टुक टुक होना यानी निराश हो जाना। भर आना, हृदय भर आना, दया आ जाना। ठीक उसी तरीके से आँख का तारा, बहुत प्यारा। आँख से गिरना, इज्जत कम हो जाना। आँख का अंधा, निरामूर्ख या बेसमझ। धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। खुलना, आँखें खुलना, समझ में आ जाना। आगे देखिए, कान खाना। कान खाना यानी शोर मचाना। कच्चा होना, कान का कच्चा होना, किसी की भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास करना। पकड़ना, कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। भरना, कान भरना, खिलाफ कर देना। आगे देखेंगे, नीचे बनी आकृति में से निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द पहचान कर लिखिए।
इसमें से हमें पहचान कर लिखने थे जो हमने यहाँ लिख रखे हैं। जाह्नवी यानी गंगा, भागीरथी सुरसरी, रात्रि रजनी, यामिनी निशा, जननी माता माँ अम्बा, सूर्य भानु, सविता रवि। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। लाज का हो जाएगा लज्जा, तज का त्याग, धीर का धैर्य, सूरज का सूर्य, भीख का भिक्षा, माता का मात्र। आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व प्रत्यय पहचान कर अलग कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं, तो इनमें से हमें उपसर्ग व प्रत्यय अलग अलग करने हैं। तो हम सीधा सीधा करेंगे। गाड़ीवान, तो गाड़ीवान में जो वान है वो क्या है? प्रत्यय है। जो पीछे रहता है वो प्रत्यय, और जो आगे रहता है वो उपसर्ग। तो जिस शब्द में मैं पीछे टिक कर रही हूँ या गोला बना रही हूँ वो प्रत्यय हो जाएंगे, और जिस शब्द में मैं आगे गोला बनाऊंगी वो उपसर्ग हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अपरिचित, तो अपरि क्या है? उपसर्ग है। प्रकाशित, तो यहाँ पर इत प्रत्यय हो जाएगा। फिर है प्रशंसनीय, तो यहाँ पर ईय प्रत्यय हो जाएगा। रथवान, तो यहाँ पर वान प्रत्यय हो जाएगा। संहारक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ उपसर्ग भी होगा, सम तो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और अक क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। बेकरार, तो यहाँ पर बे हो जाएगा उपसर्ग। फिर हीन, हीन क्या हो जाएगा? मात्रहीन में हीन प्रत्यय हो जाएगा। दयालु में आलू प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। फिर सुशोभित है, तो सु तो हो जाएगा इसका उपसर्ग, और इत हो जाएगा प्रत्यय। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ वाक्य अनुच्छेद लिखे हैं, उनमें विराम चिन्ह नहीं है। आप यथास्थान विराम चिन्ह लगाकर उन्हें पुनः लिखिए। तो पहला क्या है? काश मैं उसे समझ पाता तो मैं उसके पास इस काम के लिए कभी नहीं जाता। तो यह विराम चिन्ह किस प्रकार लगाएंगे? देखिए, काश के बाद लगाया हमने, विस्मयादिबोधक लगाया है। फिर मैं उसे समझ पाता तो के बाद फिर हम यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। फिर लिखेंगे मैं उसके पास इस काम के लिए कभी नहीं जाता, फिर पूर्ण विराम। ठीक है, इसी तरीके से अगला भी करेंगे हम। रेखा के बाद अल्प विराम, उसके बाद पूनम के बाद फिर अल्प विराम, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही है के बाद पूर्ण विराम। अगला देखेंगे, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगे ही रहते हैं, हमें इनकी कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जीवन में सुख दुख के बाद सुख और दुख में डैश लगाएंगे, फिर कोमा अल्प विराम, फिर लाभ हानि में फिर तो लगे ही रहते हैं में पूर्ण विराम, फिर हमें इनकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। गीता में कहा है, फिर यहाँ पे अर्ध विराम हो जाएगा। उसके बाद हम उदाहरण चिन्ह लगाएंगे, कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो, और यहाँ पर भी फिर उदाहरण चिन्ह के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।